हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बिल्कुल परीक्षा में सेम टू सेम डिट्टू आने वाले हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। आप प्रश्न देख सकते हो, जैसे ये पहला प्रश्न है आपके हिस्ट्री वाले पार्ट से कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, उसके अलावा कई सारा यहाँ पे हमने प्रश्न और भी ले रखा है, लेकिन चलो बारी बारी से सब प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न देख लिए कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 4 मार्क में आएगा। तो देखो, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, उत्तर लिखकर लिखोगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न है। ऐसे लिख दोगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे आप पॉइंट याद किए हो आप लिख दो। कम से कम 4-5 पॉइंट लिख दो। मिनिमम कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना ही जरूरी है। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिख दिया है। चलो सबको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला क्या है कि उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरफ बढ़ावा दिया, ताकि लोगों में एक भाषा की भावना पनप सके। ठीक है, एक राष्ट्रभाषा की भावना पनप सके। ठीक है, तो ये उन्होंने पहली चीज फोकस की इस बात पे, मतलब राष्ट्रभाषा को लेकर। ठीक है, और उसी को प्रमोट किया। पहले के बाद दूसरा है कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया। जैसे देखो, हम लोग इस समय जैसे मातृभूमि बोलते हैं कि हाँ, भारत हम लोग की मातृभूमि है, तो उस समय जैसे पितृभूमि बोला जाता था। ठीक है, तो वही पितृभूमि और नागरिक, मतलब आप इस देश के नागरिक को, ऐसे विचारों पे उन लोगों के द्वारा बल दिया गया। ठीक है, उसके अलावा थर्ड यहाँ पे लिख दोगे कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। ठीक है, उसके अलावा चौथा पॉइंट है इसमें कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रतीकों का भी सहारा लिया, जैसे आपका मरियान आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा ये उन्होंने गरीब किसान मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सरोपर यानी ऊपर रखा भाई। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की समान व्यवस्था लागू की गई, यानी वही कर आपके माफ कर दिए गए। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप लोग लिख दोगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो इस तरह से लिख दोगे और आपका 4 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और निश्चित है ये आपके एग्जाम में किसी न किसी पेपर सेट में आना ही आना है, सोशल साइंस के। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। और देखो, जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है ना, ठीक है, लक्ष्य बैच स्पेशल हम लोग का जो अभी व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया नहीं है, आज शाम तक मैं बना दूंगा। ठीक है, और जो हम लोग का लक्ष्य बैच वाला सेक्शन है एप्लीकेशन पे, उसमें जाओगे तो व्हाट्सअप का मैंने ऑप्शन डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो नंबर एक आपको मिल जाएगा। कैसे जुड़ना है, एक वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी, तो वहाँ पे वीडियो देख लेना और ग्रुप में जुड़ जाना। उस ग्रुप में मैं इसका ये पूरा पूरा पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप बार बार दोहराते रहना। ठीक है, बाकी आप सब लक्ष्य बैच के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं, और आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ भी सकते हो लक्ष्य बैच से। हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी कर कर, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, भले ही आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करो या ना करो। ठीक है, क्योंकि ये आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे 2023 वाले जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, हिंदी के सातों सेट के, मैथ के सातों सेट के, साइंस के सातों सेट, सभी सब्जेक्ट के सातों सातों सेटों का अच्छे से, एकदम अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ सॉल्यूशन, जी हमें दोस्त, अब देखो पीडीएफ में एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन का जैसे ये आंसर लिखा गया, ऐसे आंसर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और साइड में पीडीएफ भी रहेगा, कहीं आपको समझ ना आ रहा है, मतलब पीडीएफ के अलावा साइड में वीडियो भी रहेगा। अगर पीडीएफ में कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो भी देख लो। और हर एक मतलब सेट का आपको टेस्ट भी रहेगा, मतलब हिंदी का 7 टेस्ट, मैथ का सातों सेटों का 7 टेस्ट। तो ये सब चीज़ें आपको लक्ष्य बैच में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र जिसकी प्राइस 299 रुपये थी, लेकिन इसको कम कर दिया है मैंने, मात्र 250 रुपये में अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाओ हमारी ऐप ये डाउनलोड कर लो, यूपीएमएसपी स्टडी, और वहाँ पे ज्वाइन कर लो। अगर आपका पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, वहाँ डायरेक्ट ऐप पे पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट करने के पास आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो आप कहीं भी दुकान से, वहाँ पे क्यूआर कोड दिया है, उसी क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कराकर, और वहीं पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए वहीं पे नंबर दिया गया है, लक्ष्य बैच में आप जाओगे तो मुझे कॉल भी कर सकते हो।
चलो, तो ये हुआ लक्ष्य बैच के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, सेकंड नंबर, ठीक है, कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ऐसे आ जाता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक ही आंसर आप लोग लिखोगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इतना ये आंसर लिखा गया है। हालांकि इतना बड़ा आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन देखो अभी आपको मतलब याद हो जाएगा, एकदम नॉर्मल मैंने लैंग्वेज का यूज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरों की तरह सेम क्वेश्चन बैंक का उतार दो और वही पढ़कर बता दो, नहीं, देखो कैसे अच्छे से एकदम लिखा गया है, ठीक। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 4 मार्क में आता है और आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। देखो, भूमि की ऊपरी सतह का अपनी जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो सिंपल, अब यहाँ आप समझ गए कि मृदा अपरदन क्या होता है भाई। ये तो सिंपल है कि मृदा का अपरदन यानी कटाव, यानी मिट्टी का ऊपरी ऊपरी सतह का अपनी जगह से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यह किस वजह से होता है? यह अधिकांशतः बाढ़ों की वजह से होता है। देखते हो कि आपके इलाके में अगर नदी होगी, तो अगर बाढ़ आती है तो उसके आप आसपास की मिट्टी है ना, मतलब दहाकर नदी के अंदर चली जाती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है कटकर नदी के अंदर चली जाती है। तो वही क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है, मृदा का यानी मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। तो भूमि की ऊपरी सतह का अपनी जगह से हट जाने की प्रक्रिया जो यही है ना, यही मृदा अपरदन कहलाती है, ठीक। तो भूमि की ऊपरी सतह का अपनी जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ये लिख दोगे। उसके बाद आगे लिखोगे कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है, वही जल है भाई। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं, यानी मृदा का कटाव करते हैं। हालांकि इसके अलावा तेज बहती पौने भी कारण है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है आगे कि हालांकि तेज बहने वाली पौने भी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, अतः तेज बहने वाली पौने भी मृदा अपरदन का एक कारण है। देख रहे हो, ये सिंपल एकदम लैंग्वेज में से लिखा गया है। ये तो आप जानते ही हो सब चीजें, तो अपने हिसाब से ये बना बना कर लिख सकते हो, ठीक है। कोई याद करने वाली ये चीज नहीं है, केवल समझने वाली चीज है। उसके बाद देखो आगे क्या है कि मृदा अपरदन के कारण भूमि काफ़ी अनुपजाऊ हो जाती है। ये तो सिंपल है भाई कि अगर ऊपरी सतह हट जाएगी तो भाई भूमि अनुपजाऊ होगी। तो वही लिखा गया है कि मृदा अपरदन के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और कृषि करने योग्य नहीं बचती। क्लियर। आगे देखो, आगे हम कुछ मानवीय कारण भी लिख दिए हैं मृदा अपरदन का। ये तो भाई जैसे जल, जैसे बाढ़ है आना या तेज हवाएं बहना, ये तो प्राकृतिक कारण हो गया। कुछ मानवीय कारण देख लो। अब देखो आगे क्या लिखा है कि कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य कार्यों हेतु मिट्टी के छोटे अथवा बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ऊपरी सतह मिट्टी का पूरा हटा लेते हैं और नीचे तक हटा लेते हैं, गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी तो मृदा अपरदन का कारण हुआ। मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ सतह है उसको हटा दिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे थोड़ा लिख दो कि मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण पर काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और बस यहाँ पे एंड कर दोगे और इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और आएगा ही आएगा किसी न किसी पेपर सेट में, सोशल साइंस में, तो आप लिख देना ये मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं आ जाए तो ये आंसर आप लोग लिख देना। मतलब इसमें से 1-2 लाइन कम भी कर लिख देते हो ना, तो आपका निश्चित है 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये बड़ा उत्तर काफी लिखा गया है 4 मार्क के लिए। चलो, तो ये रहा हम लोग का सेकंड प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। अगला, ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मैंने छाट छाट कर लिखा है, ये पूरा अपने हाथों से एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से उठा लिया यहाँ पे डाल कर, नहीं, मैंने एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक एक आंसर टाइप किया हुआ है। तो चलो अगला देखो, थर्ड वाला क्या है। ये है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। ओके, अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? तो बहुउद्देश्य, इसको हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बोलते हैं, क्योंकि ये नदियों पे बनती हैं। देखो क्या है, उत्तर में लिखोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रश्न की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। सबका यही आप आंसर लिखोगे, ठीक। देखो क्या लिखोगे कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन आदि। ऐसी परियोजनाओं को अ, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इन परियोजनाओं के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। ऐसे लिख दोगे थोड़ा इसके बारे में कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। तो ये नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जैसे ये नदी बह रही है, तो यहाँ इस पूरा नदी पे ही पूरा ऐसे बांध बना दिया गया, ठीक है। बांध मतलब ये
साइड साइड से नहीं, यहाँ पूरी नदी पे ही इसको बंद कर दिया गया इधर का पानी, ठीक है, और इधर स्टोर कर लिया गया पानी, तो उसको ही बोलते हैं बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना, इसका पूरा नाम, ठीक है। तो वही लिखा है कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य यानी वही मछली पालन आदि। ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजनाएं या बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। इन परियोजनाओं के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। अब थोड़ा लाभ और हानि हेडिंग डालकर और लाभ हानि लिख दो। चलो यहाँ पे मैं आपको इसका लाभ और हानि बता देता हूँ। अब देखो यहाँ इससे होने वाले लाभ ऐसे हेडिंग बनाकर और इसमें 1 2 3 4 कर लिख दो, ठीक है। आप मिनिमम 3 भी लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क में भी आता है और 6 मार्क में भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। अगर 6 मार्क में आता है तो ये चारों आप लिख देना, या 3 भी लिख देते हो तो वो 6 मार्क में आपका वैलिड माना जाएगा। और 4 मार्क में आता है तो अगर 2 भी यहाँ लाभ और 2 हानि लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलो तो यहाँ देख लेते हैं इससे होने वाले लाभ। अब इससे होने वाले लाभ यानी जो नदियाँ होती हैं ऐसे, ठीक है, और इन पे बांध बनाकर पूरा का पूरा नदी पे ही बांध बना दिया गया, मतलब पानी इधर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इससे लाभ क्या होता है? फर्स्ट इससे तो लाभ जानते हो कि यहाँ आगे इसके टरबाइन लगा दी जाती है और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा लाभ होता है, विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ लाभ में इसको लिख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पहला मैंने लिखा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये फर्स्ट हो गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सेकंड क्या हो गया कि इन परियोजनाओं की सहायता से जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहां पर जल की आपूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मान लो बांधों के कारण जल को मान लो बरसात के दिनों में स्टोर कर लिया गया, ठीक है। और ये बांध छोटे मोटे बांध नहीं होते, बहुत 100 मीटर ऊंचे और 200 300 800 मीटर लंबे होते हैं, ठीक है। बहुत इसमें पानी एकत्र किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर है? जैसे भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, आपने नाम सुना होगा। गूगल में इनका इमेज सर्च कर आप देखना कितना विशाल ये बांध है। चलो तो वही है कि इनमें मतलब जल को एकत्र कर और जहाँ भी जल की मान लो बाद में आवश्यकता हो वहाँ पे जल मतलब नहरों आदि के माध्यम से भेज दिया जाता है, ठीक। आगे देखो, इन योजनाओं के आसपास का क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। बिल्कुल इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यह बहुत विशालकाय होता है। आप इमेज सर्च करना ना गूगल पे, भाखड़ा नागल बांध आप सर्च करना और वो बांध की इमेज देखना, आप कहोगे यार कितना मतलब खतरनाक है। चलो तो इन योजनाओं के आसपास का क्षेत्र पर्यटन के लिए भी विकसित हो जाता है। तो ये भी एक लाभ है भाई, पर्यटन आएंगे तो भाई वहाँ पे मतलब इनकम बढ़ेगी वहाँ के लोगों की। उसके अलावा बहुउद्देश्य परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन होता है, मतलब जल से बनने वाला विद्युत, वही जल विद्युत का उत्पादन होता है, यानी वही विद्युत धारा का उत्पादन होता है जो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। क्लियर? तो ये आपके 4 मैंने लाभ लिखवा दिए इसमें। अब देखो लाभ के साथ साथ इससे कुछ हानियां भी हैं, तो इससे होने वाली हानियां, ठीक है। चलो इनकी हानियों को देख लेते हैं। हानियों में फर्स्ट है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण नदियों का प्राकृतिक बहाव बाधित होता है। सही बात है। जैसे ये नदी ऐसे इधर से बह रही है तो यहाँ पे अब पूरे नदी पे आपने बांध बना दिया भाई इधर पानी स्टोर करने के लिए, तो भाई इसका जो प्राकृतिक बहाव है वो तो रुक गया भाई। अब यहाँ जब मन कर यहाँ खोलोगे पानी बहाओगे अपने हिसाब से तो ये प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया। तो ये फर्स्ट मान लो ये हानि है भाई। अब सेकंड क्या है कि इन परियोजनाओं के कारण जल प्रदूषण आदि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ जल स्टोर करोगे ज़्यादा दिन तक वो रहेगा तो भाई आप जानते हो कि ज़्यादा दिन तक जल रहेगा तो उसमें कीटाणु आदि होंगे तो जल प्रदूषण फैलेगा। सही बात है। तो इसमें प्रदूषण भी उत्पन्न होगा। तो वही लिखा गया कि इन परियोजनाओं के कारण जल प्रदूषण आदि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अलावा थर्ड समस्या यानी थर्ड वही इसकी समस्या मतलब वही हानि ही तो ये है। तो थर्ड इसकी हानि क्या है कि किसी कारणवश यदि बांध टूट जाए तो विनाशकारी बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। ये जो बांध बनते हैं ना भाई, ये जो बड़ी बड़ी ये नदी घाटी परियोजनाएं मतलब हैं, ये जो बांध बहुत बड़े बड़े 100 मीटर ऊंचे होते हैं, 800 900 मीटर लंबे होते हैं, ठीक है। तो समझ जाओ इसमें कितना पानी स्टोर होगा। अगर ये बांध किसी वजह से अगर टूट जाएगा ना तो इधर मतलब इधर जो भी इसके आसपास गांव शहर है वो डूब जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है। तो यही है कि किसी कारणवश यदि बांध टूट जाए तो विनाशकारी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। तो ये इसकी थर्ड मान लो एक हानि में आप लिख दो। उसके बाद फोर्थ में लिख दो कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं जहां विकसित की जाती हैं उस जगह के लोग विस्थापित हो जाते हैं और इन लोगों के पलायन के कारण इन लोगों को पलायन के कारण दर दर यानी वहाँ से हटने के कारण दर दर भटकना पड़ता है। इससे लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। ऐसे आप लिख दो, आपका हो जाएगा। देखो जैसे ये इधर नदी घाटी है तो इसके आसपास के गांव जो है, ठीक है,
अब यहाँ बांध बन रहा है तो इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में बनता है, क्योंकि बांध ऊपर तक बनेगा ताकि अगर पानी स्टोर होगा तो मतलब इधर फैलेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आसपास के लोगों को हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो वहाँ भाई लोग हटा दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो ही यहाँ पे एक ये भी हानि है। तो इसको मैंने बनाकर टॉपिक लिख दिया है, ठीक है। तो ये थे हम लोग के 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और तीनों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखना कहीं ना कहीं आपके आएंगे ही आएंगे। तो तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, मैं शाम तक आपका लक्ष्य बैच में ग्रुप बना दूंगा। वहाँ आप ऐप में जाना, आपको व्हाट्सअप ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना और कैसे जुड़ना है वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, आप जुड़ जाना। तो वहाँ पे ये मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी अगर आप लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो मात्र 299 नहीं, मात्र 250 रुपये में जुड़ सकते हो। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, ठीक है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जहाँ पे आपको आपके प्रीवियस ईयर यानी 2023 के सातों सेटों का, हिंदी का 7 सेट, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का सातों सेटों का वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। पीडीएफ केवल पेपर का पीडीएफ नहीं, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा पीडीएफ में, जिससे आप आसानी से पढ़ सको, सारी चीज़ें जल्द जल्द रिवाइज कर सको, क्योंकि वीडियो देखने भर आपके पास टाइम नहीं है, 2-2 घंटे की वीडियो देखोगे। और उसके अलावा यहाँ पे क्विज भी मिल जाएगा, हर एक सेट का आप क्विज भी दे सकते हो, कम से कम क्विज यानी वही टेस्ट, कम से कम यहाँ पे 40 टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ, वीडियो टेस्ट भी, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कुछ मॉडल पेपर बना रहा हूँ, ये सब कुछ मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से 80 से 90% मार्क ला सकते हो, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 250 रुपये में हमारी इस ऐप पे, ठीक है। तो चलो, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो वहीं पे मेरा नंबर भी दिया गया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, थैंक यू।